हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर को समझेंगे, नोट्स के साथ समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जिसके वजह से करंट, वोल्टेज, वोल्ट, विभव, विभवांतर हर एक चीज़ आती है। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी मटेरियल परमाणु यानी कि एटम से मिलकर के बना होता है, और एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज तथा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसका अमाउंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर यही चार्ज पॉजिटिव में होता है और इलेक्ट्रॉन पर यही चार्ज निगेटिव में होता है। चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए इसकी एक और प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ये दोनों तरीके के चार्ज सेम होते हैं, यानी कि प्लस और प्लस होते हैं, तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं। और अगर माइनस और माइनस होते हैं तब भी ये प्रतिकर्षण करते हैं। लेकिन अगर ये अपोजिट होते हैं, यानी कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखिए, यह जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यह दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिक चार्ज से ही उत्पन्न होती हैं तो दोनों अलग अलग कैसे हो जाती हैं। तो इसके कारण को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रहते हैं, यानी कि मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हो सकता है बचपन में किया हो कि एक कंघे को लेकर के या फिर स्केल को लेकर के अपने बालों में रगड़ा हो और उससे कागज़ को उठाया हो, तो ये क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। यानी कि जो आपका कंघा है, कॉम्ब है या फिर आपकी जो स्केल होती है उस पर चार्ज आ जाता है, जिसके वजह से वो नीचे रखे कागज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, वो मोशन करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। जैसे कि बैटरी से जब हम बल्ब को जलाते हैं तो उसमें वायर के थ्रू, यानी कि जो हम तार इस्तेमाल करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसके वजह से वहाँ पर बल्ब जलता है। बैटरी से निकल करके इलेक्ट्रॉन जो है बल्ब की तरफ जाते हैं, इस तरीके से वहाँ पर चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पहुँचता है और बल्ब जो है वो जलता है। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, और जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज रुके हुए होते हैं, सरफेस पे होते हैं, तब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब हमें इतना तो पता हो चुका है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होना ज़रूरी होता है। लेकिन अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट किस तरीके से करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल में आपको दिख रहा होगा कॉपर का एक एटम, और इस एटम में आपको अलग अलग कक्षाएं दिख रही होंगी। इन कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाभिक उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपने तरफ खींचता है। जैसे कि पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का बहुत ज़्यादा पकड़ है, बहुत ज़्यादा होल्ड है, उसको पकड़ करके रखा हुआ है। उसी तरीके से दूसरी कक्षा में थोड़ा कम फोर्स लगा पा रहा होगा, और उसके बाहरी कक्षा यानी कि तीसरी कक्षा में थोड़ा कम फोर्स लगा पा रहा होगा, चौथी कक्षा में और कम फोर्स लगा पा रहा होगा। यानी कि जैसे जैसे कक्षाएं दूर होती जाती हैं, नाभिक का जो फोर्स होता है वो कम होता जाता है। तो कम फोर्स होने की वजह से जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी कभी अपनी कक्षा को छोड़ करके भाग जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यही चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं।
अगर हम कॉपर के वायर के छोटे से टुकड़े को देखें तो उसमें बहुत सारी संख्या में एटम्स होते हैं और हर एक एटम के पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास, दूसरे का तीसरे के पास, इस तरीके से वो घूमते रहते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। इसीलिए किसी भी एक छोटे से वायर में किसी भी तरीके की आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती है जब तक कि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रैंडम किसी भी दिशा में हो रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या भी सेम होती है। इसीलिए कोई भी मटेरियल को अगर आप देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कहने का मतलब है कि वो करंट आपको किसी भी तरीके का देखने को नहीं मिलता है अगर कोई वायर ऐसे नॉर्मल रखा है तब। तो अभी हमने समझा कि जनरली कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन दोनों की संख्या सेम होती है जिसके वजह से एक दूसरे का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, जिसके वजह से टोटल जो हमको एटम दिखाई पड़ता है वो न्यूट्रल होता है। अब हम समझते हैं कि चार्ज कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो इसके लिए एक न्यूट्रल एटम से अगर हम ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अगर हम उसी न्यूट्रल एटम पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके हम उस पर पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं और उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया जाए, डिपॉजिट कर दिया जाए, तो उस पर हम नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं। अब जब हम किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर या फिर इलेक्ट्रॉन्स को डालकर चार्ज ला देते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल आ जाता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जैसा कि कोई पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्ट करने की क्षमता आ जाती है, या फिर अगर कोई पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो थोड़ा सा चार्ज आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो और चार्ज बढ़ता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो और चार्ज बढ़ता है। इसी तरीके से अगर हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तब जाकर के किसी एटम पर एक कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है। ये तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और उसी कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। विभव यानी कि पोटेंशियल। जब हम किसी एटम पर ज़्यादा चार्ज उत्पन्न करते हैं तो उसका विभव ज़्यादा होता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जब किसी पे चार्ज कम होता है तो उसका विभव कम होता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता कम होती है। जैसे कि अगर किसी बर्तन में हम ज़्यादा पानी भरेंगे तो उसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन वह देर तक हमको पानी देता रहेगा। उसी तरीके से अगर हम किसी भी एटम पर ज़्यादा चार्ज उत्पन्न करते हैं तो काम तो हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वापस से भी हमको वह काम देर तक देता रहेगा। इसी को हम लोग विभव कहते हैं। ज़्यादा चार्ज उत्पन्न करेंगे तो ज़्यादा विभव होगा, कम चार्ज उत्पन्न करेंगे तो कम विभव होगा। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं और V इज इक्वल टू होता है W/Q। W यहाँ पर वर्क होता है और Q यहाँ पर आवेश होता है। विभव को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि +10 वोल्ट, -5 वोल्ट, +15 वोल्ट, इस तरीके से आपने तरह तरह से एग्जाम्पल सुने होंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। जैसा कि +10 वोल्ट है, इसका कहने का मतलब है कि इसमें 10 जूल काम किया गया होगा, तब जा कर के 10 वोल्ट जनरेट हुआ। 5 जूल कार्य किया गया तो 5 वोल्ट जनरेट हुआ। 15 जूल कार्य किया गया तो 15 वोल्ट जनरेट हुआ। यानी कि किसी भी चालक में विभव को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ता है
या फिर डालना पड़ता है, यानी कि विड्रॉल करना पड़ता है या फिर डिपॉजिट करना पड़ता है। अब अगर विभव उत्पन्न करना है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या डालना पड़ेगा। तो इस काम को करने के लिए कुछ मशीनें लगेंगी। तो इनके लिए हम या तो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं या फिर जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर और बैटरी दोनों से यह काम किया जा सकता है। हम पहले जनरेटर से इस काम को समझते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को डाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, एक एनिमेशन देख पा रहे हैं जो कि एक जनरेटर का डायग्राम है। इसमें आप नॉर्थ और साउथ पोल देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और उसके बीच एक कंडक्टर घूम रहा है, और जिसके वजह से यानी कि घूमने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन एक दिशा से निकलते हैं और दूसरी दिशा पे जमा होते हैं। यानी कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है यानी कि जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर पॉजिटिव बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जमा होते जाते हैं वहाँ पर निगेटिव चार्ज आने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पोल पर भी चार्ज आ जाता है यानी कि विभव आ जाता है, और इस पोल पर भी एक विभव यानी कि पोटेंशियल आ जाता है। तो विभव हमने समझ लिया कि अगर किसी भी बिंदु पर चार्ज इकट्ठा कर देंगे तो वहाँ पर विभव आ जाएगा। लेकिन विभव से ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है, और जो करंट के लिए जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। विभव नहीं, विभव का अंतर। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप दो डायग्राम देख पा रहे होंगे। एक डायग्राम में आप देख पा रहे हैं दो पॉइंट है, एक पॉइंट पर हाई पोटेंशियल है और दूसरे पर लो पोटेंशियल है, जिसको बीच में एक वायर यानी कि तार के थ्रू जोड़ा गया है। और जैसे ही इस तार के थ्रू इसको जोड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो खुद ब खुद क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस है, अंतर है। इस चीज़ को एक दूसरे डायग्राम से समझिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक बर्तन में ज़्यादा पानी भरा गया है और दूसरे में कम पानी भरा गया है, और जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो ज़्यादा पानी जो है वो कम वाले बर्तन में आता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल में अंतर है। पोटेंशियल में अंतर होने की वजह से जो वाटर का फ्लो है वो होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का भी, क्योंकि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे होता है, जैसे वाटर का फ्लो होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तब जो है करंट आती है। आइए पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले एग्जांपल में देखिए पॉइंट ए पर आप देख पा रहे होंगे कि +8 वोल्ट का विभव है। उस पॉइंट पर विभव होता है। विभव जो होता है एक पॉइंट पर होता है। दूसरे पॉइंट बी पर देखेंगे तो +5 वोल्ट का विभव है। लेकिन अगर इनके बीच का विभवांतर देखा जाए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो वो कितना होगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद, यानी कि 3 वोल्ट का। तो इसी को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, यानी कि विभवांतर को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो कितना है, 3 वोल्ट का है। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ए पॉइंट पर 6 वोल्ट है, यानी कि प्लस का 6 वोल्ट है, और दूसरे यानी कि बी पॉइंट पर माइनस का 2 वोल्ट है। अगर इन दोनों का हम अंतर करते हैं तो ये 8 वोल्ट का आता है, यानी कि इनके बीच का जो विभवांतर है वो 8 वोल्ट का है। अब तीसरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इसमें आप पॉइंट ए पर देख पा रहे हैं कि +3 वोल्ट और बी पॉइंट पर -3 वोल्ट है, और इन दोनों का अंतर 6 वोल्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो विभव है पॉइंट ए पर वो 3 है, और जो पॉइंट बी पर है वो -3 है। यानी कि विभव इसमें लगभग बराबर है, लेकिन इसमें प्लस में है और इसमें माइनस में है, और अंतर दोनों का 6 वोल्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम पहले एग्जाम्पल पर जाएं तो अगर हम उसमें दोनों पर विभव देखें तो एक में 8 है
और एक में 5 है, दोनों प्लस का है, लेकिन उसका अंतर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे काम की चीज़ होती है वो हमारी विभवांतर होती है। तो विभवांतर अगर हम पहले में देखेंगे तो वो बहुत कम है, जबकि उसमें हमने ज़्यादा चार्ज उत्पन्न किया है 8 वोल्ट और 5 वोल्ट का, तब पर भी उसमें केवल 3 वोल्ट हमको मिल रहा है उसका विभवांतर। लेकिन यहाँ पर एक हमने प्लस में कर दिया और एक हमने माइनस में कर दिया, जिसके वजह से वोल्टेज हमारा ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि जो हमारा विभवांतर है वो हमको ज़्यादा मिल रहा है। और इसी कारण से किसी भी बैटरी में कभी भी आप प्लस और प्लस नहीं देखेंगे, हमेशा प्लस और माइनस देखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर विभवांतर यानी कि वोल्टेज मिल सके। तो यही कारण होता है कि किसी भी बैटरी में प्लस और माइनस होता है। प्लस और प्लस करके भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर विभवांतर हमको कम मिलेगा और काम हमारा कम होगा। तो अब हमें इतना याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज से पोटेंशियल आता है, और पोटेंशियल अलग अलग होने से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और जब उनको एक वायर के थ्रू जोड़ते हैं तो उनके बीच करंट आती है। तो इस तरीके से ये पूरा ऑर्डर होता है। आइए अब करंट को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, करंट को जनरेट होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए मिनिमम 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जिसको आप लोगों ने समझा, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्लोज पाथ होना चाहिए, यानी कि जो उसका सर्किट होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। जैसा कि आप एक डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपको तीनों चीज़ें दिख रही हैं। बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, और यहाँ पर जो बटन लगी हुई है इससे हम एक क्लोज पाथ दे रहे हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, और इस पूरे सर्किट में करंट यानी कि धारा का प्रवाह हो रहा है। अब इस सर्किट को और ध्यान से देखिए। यहाँ पर बैटरी में आप 2 टर्मिनल देख पा रहे होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो देखिए, माइनस पे आपको पता है कि क्या होता है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, और माइनस पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर जब हमने सर्किट को जोड़ा है बल्ब को जलाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है माइनस की तरफ से निकल करके आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनस टर्मिनल पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से ढकेल रहे हैं, क्योंकि माइनस और माइनस क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, रिपेल करता है। तो उधर से इलेक्ट्रॉन को ये दूर भगा रहा है, और क्योंकि जो हमारा प्लस वाला चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहाँ पर जो माइनस वाला टर्मिनल होता है ये इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है, और प्लस वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का जिस तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी कि माइनस से निकल करके प्लस की तरफ, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। लेकिन जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी कि जो करंट बह रही होगी इस तार में वो प्लस से माइनस की तरफ आ रही होगी। तो आपको यह भी याद रखना है कि करंट और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। धारा को I से डिनोट करते हैं, और I इज इक्वल टू होता है Q/T, यानी कि इसकी परिभाषा क्या बनती है कि किसी चालक के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रिक चार्ज की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 5 कूलाम का आवेश जो है 1 सेकंड में उस तार से होकर के बह रहा है। जैसे कि 10 एम्पियर है तो यानी कि 10 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में बह रहा है। 100 एम्पियर है तो 100 कूलाम का चार्ज जो है 1 सेकंड में उस तार से बह रहा है, तब हम कहेंगे कि उसमें 100 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करंट के बारे में समझा। इसकी जो डिफिनेशन है, इसका जो फार्मूला है, इन सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए। अब हम यह समझ गए कि धारा तभी उत्पन्न होगी जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो अब हम उनको समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करती हैं या फिर कभी कभी तेज़ भगाने का काम करती हैं। तो इसमें हम लोग समझते हैं 4 चीज़ों को। एक समझेंगे रजिस्टेंस, एक समझेंगे रजिस्टिविटी, फिर समझेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्किट है। सर्किट में जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि करंट बहना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसी वायर का एक जूम आउट इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, छोटे छोटे एटम्स होते हैं और उससे भी छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम जो होते हैं वो अपने जगह पर ही रहते हैं, वो कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। तो जब वो बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं तो इन एटम से, जो ये एटम होते हैं छोटे छोटे, इनसे टकराते हैं और इनसे टकराने की वजह से उनकी जो गति होती है, जो उनकी चाल होती है, वो धीमी हो जाती है। और इसी वजह से जो हमारा धारा होता है, जो हमारी करंट होती है, वो कम हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको एक और कार्टून इमेज से समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर के अंदर जो करंट है वो जाना चाह रही है, जो वोल्टेज है वो उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर बैठा रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है। तो सेम यही चीज़ होती है, जो वोल्टेज होता है वो करंट को पुश करता है, ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है, जो एटम्स होते हैं या फिर तरह तरह से जो भी रेजिस्टेंस होते हैं, वो करंट को रोकने का प्रयास करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? इसकी डिफिनेशन यह होगी कि किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, आर यानी कि रेजिस्टेंस। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें किसी चालक का रेजिस्टेंस निकालना है तो उसमें बहने वाला वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है R इज़ इक्वल टू V/I। यहाँ से हम लोग किसी भी चालक का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एटम और इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से होता है। तो अगर तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो जो टक्कर होगी एटम और इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होगी। यानी कि अगर तार की लंबाई ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वहीं पर अगर बात करें कि तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो उसका अनुप्रस्थ काट है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर ये कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कम जगह मिलती है। लेकिन अगर तार मोटा हो जाता है, यानी कि अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाए तो उसके लिए जगह बढ़ जाती है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो पतले तार के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मोटे तार के लिए रेजिस्टेंस कम होता है। लंबे तार के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, छोटे तार के लिए रेजिस्टेंस कम होता है। और यह जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, जिसको मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ से हम 3 बातें समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो तार के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि किसका मटेरियल बना हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों फार्मूलों को मिला करके एक फार्मूला हमारा बनता है कि R इज़ इक्वल टू ρL बाई में A। तो यहाँ से हम लोग किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, जैसा कि आप एक इस चार्ट में देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, उसके बाद कॉपर की होती है, उसके बाद गोल्ड की होती है, उसके बाद एल्युमिनियम की होती है, उसके बाद टंगस्टन है, आयरन है, उसके बाद लेड है और सबसे लास्ट में नाइक्रोम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सिल्वर है, अगर उसका वायर हम बनाते हैं तो वह सबसे कम रजिस्ट करेगा करंट को, यानी कि सबसे अच्छे से करंट, सुगम तरीके से करंट सिल्वर के वायर में बहेगी। उसके बाद कॉपर के वायर में बहेगी, उसके बाद गोल्ड के वायर में बहेगी, उसके बाद एल्युमिनियम के, और उसके बाद टंगस्टन और उसके बाद आयरन के
वायर में बहेगी। यानी कि अगर हमको अच्छे से अच्छे तार को बनाना है तो हमको सिल्वर का बनाना होगा या फिर कॉपर का बनाना होगा। तो सिल्वर तो बहुत महंगा होता है, तो ज़्यादातर जो तार आप देखते हैं यूज करने के लिए अच्छे तार जो माने जाते हैं वो कॉपर के वायर माने जाते हैं। अगर आप आयरन के वायर को बनाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि धारा तो बहेगी लेकिन बहुत सारा धारा जो है वो रुक जाएगी, हीट के फॉर्म में लॉस होगा। वहाँ पर हमको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा करंट एक एंड से दूसरे एंड में नहीं मिलेगा। और नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल हीटर में किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोकता है, और करंट को रोकने की वजह से वहाँ पर हीट जनरेट होती है, तो इसी वजह से उसका इस्तेमाल हम लोग हीटर में करते हैं। तो अलग अलग तार का अलग अलग रजिस्टिविटी होती है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो रजिस्टिविटी किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो यह मापता है कि वह विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करता है। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। उसकी लंबाई कितनी है, उसका आकार कैसा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इन सब पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका यूनिट ओम मीटर होता है। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व की। तो इसके पहले हमने बात किया रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस पदार्थ का ऐसा गुण होता था जो धारा का विरोध करता था, लेकिन कंडक्टेंस धारा के प्रवाह में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। देखिए, G इज इक्वल टू 1/R लिख सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, लेकिन G का फॉर्मूला होता है I/V, यानी कि जस्ट उसका उल्टा। और इसका जो यूनिट होती है वो भी जस्ट उल्टी होती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, यानी कि OHM, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है मो, यानी कि MHO। और इसका जो साइन होता है वो भी ओम का उल्टा होता है। इसका एक और फॉर्मूला है जो आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, G इज इक्वल टू A/ρ/L। यहाँ पर जो रो होता है वो आपकी रजिस्टिविटी होती है, इसी का उल्टा कंडक्टिविटी होती है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। तो जैसा कि हमने रजिस्टिविटी के बारे में समझा कि जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो करंट को रोकता है, यानी कि करंट का फ्लो नहीं होने देता। लेकिन जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो करंट को रोकता नहीं है, करंट को जाने देता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। इसको एक चार्ट से समझिए। यहाँ पर अलग अलग मटेरियल की रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे कम रजिस्टिविटी एल्युमिनियम की है, यानी कि सबसे कम धारा को कौन रोकता है, एल्युमिनियम रोकता है। और अगर उसकी कंडक्टिविटी देखेंगे तो सबसे हाई है। तो चाहे हम यह कह दें कि रजिस्टिविटी कम है या फिर हम यह कह दें कि कंडक्टिविटी ज़्यादा है, दोनों बात एक ही होती है। जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा है तो हम यह कह सकते हैं कि वह कम खराब है, दोनों बातें एक ही हुई। अगर हम नाइक्रोम को देखें और सभी मटेरियल से कंपैरिजन करें तो उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन अगर उसकी कंडक्टिविटी को कंपैरिजन करें तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है। तो कंडक्टिविटी कम होने का यही मतलब होता है कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो करंट का फ्लो है, वो सबसे कम होगा। और रजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो रजिस्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, यानी कि करंट के फ्लो को कम करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने वोल्टेज के बारे में पढ़ा, हमने करंट के बारे में पढ़ा, लेकिन एक वैज्ञानिक थे ओम। इन्होंने जब सर्किट को देखा और इसके चालक यानी कि तार में बहने वाली वोल्टेज और धारा को देखा और उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी उसी तरीके से बढ़ती है। अगर हम वोल्टेज को दुगुना करते हैं तो करंट भी जो है दुगुना हो जाती है, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इन्होंने यह भी देखा कि ये जो हमारा वायर होता है, जो हमारा चालक होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है
इसका जो प्रेशर होता है, इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है, या फिर उसका मटेरियल होता है, यानी कि अगर कॉपर का है तो कॉपर का ही हो, या फिर उसकी जो लेंथ होती है, या फिर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यानी कि सीधे सीधे अगर हम कहें तो उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती हैं वो चेंज अगर नहीं होती हैं, ठीक है, वही तार होता है, उतना ही मोटा होता है, उतना ही क्रॉस सेक्शन होता है, उतना ही लंबा होता है, वही टेम्परेचर होता है, वही प्रेशर होता है, तब जो उसमें वोल्टेज बह रहा होता है और जो उसके अंदर धारा उत्पन्न हो रही होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हम धारा को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ती है। और इसी नियम को बाद में ओम के नियम से जाना गया। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है जब तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहें, यानी कि कांस्टेंट रहें। तो फॉर्मूले में देखिए, करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के आता है, और अगर इस के को दूसरे तरफ भेजे और आई को इस साइड लेकर के आए तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है 1/k इज इक्वल टू V/I। और यही जो 1/k होता है इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं और R से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल टू V/I। और यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वायर की फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तब। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी कंडक्टर की अगर फिजिकल कंडीशन को सेम रखा जाए तो उसमें बहने वाला वोल्टेज उसमें बहने वाली करंट के समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पर हर एक मटेरियल इस नियम का पालन नहीं करता। तो जो मटेरियल इस नियम का पालन करता है उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और जो पालन नहीं करता है उसको हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि अलग अलग तरीके के मटेरियल के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, मटेरियल ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कंडक्टर होते हैं, या तो सेमी कंडक्टर होते हैं, या फिर इंसुलेटर होते हैं। तीनों को हम बारी बारी समझते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले कंडक्टर को देखिए। कंडक्टर में अगर आप देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ती है। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर सेमीकंडक्टर में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। और इंसुलेटर में भी सेम यही चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने का सीधा मतलब यही है कि उसमें करंट का फ्लो अच्छे तरीके से हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कारण को इस दूसरे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर तीनों के लिए अलग अलग एनर्जी बॉन्ड दिखाए गए हैं। देखिए, आपको यह पता रहना चाहिए कि जिस मटेरियल के कंडक्शन बॉन्ड में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतना ज़्यादा कंडक्टिव नेचर को शो करेगा। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स यानी कि चालक के बारे में। तो इसमें वैलेंस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंडक्शन बॉन्ड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से यह एक चालक के जैसे काम करता है और इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाता है, इसको समझने के लिए इस दूसरे डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो कक्षाएं होती हैं उनका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग उसका आभासी आकार कहते हैं। और आकार बढ़ जाने की वजह से जो ये गैप्स है, यानी कि जिन गैप के बीच में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आ सकते हैं, वो जगह कम हो जाती है। और जगह कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीमा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीमा हो जाएगा कहने का मतलब है कि करंट धीमे बहने लगेगी, और उसी को तो हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि टकराव बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम चालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है या फिर घटता है। तो देखिए, इसके वैलेंस बॉन्ड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बॉन्ड में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे हम इसको हीट देते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में चले जाते हैं, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाते हैं, जिसके वजह से जैसा कि हमने आपको बताया कि कंडक्शन बॉन्ड में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि वो उतना ही अच्छे से धारा को कंडक्ट कराएगा, यानी कि उसमें धारा बहेगी। तो धारा बहेगी उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर सेमीकंडक्टर का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय घट जाता है। और सेम यही चीज़ इंसुलेटर यानी कि कुचालक के साथ होता है। इसमें भी वैलेंस बॉन्ड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कंडक्शन बॉन्ड में किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन जैसे हम इसको हीट देते हैं, लेकिन यह है कि इसको हीट ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि इसका बैंड गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा हमको हीट देना पड़ता है। तो यह भी कुछ कुछ कंडक्टर की तरह काम करने लगता है और इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस सर्किट में बैटरी लगी है, स्विच लगा है और यहाँ पर एक कंडक्टर लगा हुआ है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, बैटरी का माइनस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है यानी कि प्रतिकर्षित करता है, और जो प्लस टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि करंट भी उसमें बहने लगेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, बिना एनर्जी के तो वो मूवमेंट करेगा नहीं। और जो बैटरी है उन इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती है। तो इसी कार्य की दर को हम लोग पावर कहते हैं। क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P = W/T। अब अगर हम पावर के फॉर्मूले को करंट और वोल्टेज के टर्म में लिखना चाहें और माने कि इस बैटरी के पास V वोल्टेज है और इस पूरे सर्किट में I धारा यानी कि I करंट बह रही है, तो हमने आपको इसके पहले बताया था कि V = W/Q होता है। यहाँ से अगर आप W की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा V × Q। इसको हम लोग पहले वाले फॉर्मूले पे रखते हैं, तो यहाँ से P का फॉर्मूला बनेगा V × Q/T। और यहाँ पर जो आपको Q/T दिख रहा है ये I की वैल्यू यानी कि धारा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था अभी इसके पहले कि I = Q/T होता है। तो पावर का V और I के टर्म में सीधा फार्मूला बनेगा P = V × I। अब रेजिस्टेंस R के टर्म में भी पावर का कई फार्मूला बनाया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि किसी विद्युत परिपथ में धारा द्वारा किए गए कार्य की दर को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसको जनरली हम लोग वाट कहते हैं। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी सर्किट में धारा द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी कि जो भी हमने फार्मूला देखा था P = W/T, इसमें जो हमारा W होता है ये वर्क होता है। तो अगर हम यहाँ से W का फार्मूला निकालेंगे तो W = आ जाएगा P × T, यानी कि जो ये W है यही हमारा कार्य होता है और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर आ जाएगा P × T, यानी कि अगर पावर में हम समय का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। अलग अलग टर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी अलग अलग फार्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है और इसका एक और मात्रक होता है वाट आवर। इसी का एक बड़ा मात्रक भी होता है किलोवाट आवर, जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर = होता है 1 यूनिट। इसका यह मतलब हुआ कि अगर किसी मशीन की क्षमता 1 किलोवाट है और उसको 1 घंटे तक चलाया जाता है तो 1 यूनिट बिजली यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो जाती है। तो अब आपको इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सारे फार्मूलों को याद रखना है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या अंतर होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में लिखा है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? पूरे सर्किट में जितना काम होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो कार्य की दर को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को P से डिनोट करते हैं। इन दोनों के फॉर्मूले और यूनिट के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इसके अंतर को आपको बहुत ध्यान से समझना है और जब भी पूछा जाता है तो आप इसके अंतर को एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक हीटिंग,
क्योंकि इस नियम को जूल ने दिया था, इस वजह से हम इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो जैसा कि आपने अपने घर में प्रेस देखा होगा, इलेक्ट्रिक प्रेस देखा होगा, टोस्टर देखा होगा, हीटिंग पैड देखा होगा, या फिर इलेक्ट्रिक केतली देखी होगी, या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव, रेडिएटर, इलेक्ट्रिक हीटर, या फिर बल्ब तो देखा ही होगा। तो ये जो बल्ब होता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक हम लोग देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, और ये बहुत तेज़ी से गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से ये हीट को भी रिलीज करता है, और जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उसको भी देता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके हीट को उत्पन्न करते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक हीटिंग से पहले हमारे पास कई ऐसे मेथड थे जिससे हम लोग हीटिंग उत्पन्न कर सकते थे। जैसे कि लकड़ियों को जला करके, यानी कि आग जला करके हम लोग कर सकते थे, गैस जला करके कर सकते थे काम। तो कई हमारे पास ऐसे तरीके थे जिससे हम लोग हीटिंग कर सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रिकल हीटिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में अब हम समझते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अदर हीटिंग मेथड से क्लीन होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का डर्ट पार्टिकल नहीं निकलता है, और इसके थ्रू किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, ना कि कोई फ्लू गैसेस बाहर निकलती हैं। और जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है, इसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है, यानी कि जैसे ही आप करंट सप्लाई देते हैं, तुरंत ही जो हीटर होता है वो गर्म हो जाता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि लकड़ी से आप आग जलाते हैं तो धीरे धीरे आग जलती है, लेकिन इसमें जल्दी से, यानी कि क्विकली रिस्पॉन्स होता है। और इलेक्ट्रिक हीटिंग में टेम्परेचर को हम लोग बहुत एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बहुत धीमा भी कर सकते हैं और बहुत तेज़ी भी कर सकते हैं। जितने पे चाहें उतने पे उसके टेम्परेचर को रख सकते हैं। और यह मेथड अदर मेथड के कंपैरिजन में सेफ भी होता है। जैसे कि अगर लकड़ी से आग पकड़ती है तो बहुत तेज़ी से वह हर जगह फैल सकती है, लेकिन अगर इससे आग पकड़ती है तो अगर हम सप्लाई बंद करते हैं तो तुरंत जो गर्मी होगी, जो हीट होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसका प्रयोग जहाँ पर हम चाहें वहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन पर कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जहाँ पर हम हीट करेंगे केवल वहीं पर हीट होगा, अगल बगल हीट नहीं फैलेगी। जैसे कि अगर आप लकड़ी में देखेंगे या फिर गैस में देखेंगे तो आपको जहाँ पर हीट करना होता है उसके अलावा भी कई पार्ट जो हैं वो हीट हो जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है उसमें इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है। आप जहाँ पर चाहेंगे पर्टिकुलर उस पॉइंट पर हीट दे सकते हैं। हीटिंग के इस मेथड की इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अदर मेथड में जो हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता, उसका टोटल कंबसन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम करंट देते हैं तो करंट टोटल की टोटल जो है वो कन्वर्ट होती है हीट में, तो इस तरीके से इसकी इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर बात करें, इसका यूनिफ़ॉर्म हीटिंग होती है। यूनिफ़ॉर्म हीटिंग से मतलब ये है कि एक जगह जितनी हीटिंग है दूसरे जगह भी उतनी हीटिंग होगी। ऐसा नहीं, जैसे आग होती है, अगर हम लकड़ी से आग जलाते हैं तो जहाँ पर जल रहा होता है आग, यानी कि बीच में, वहाँ पर ज़्यादा हीटिंग होती है, लेकिन किनारे किनारे कम। लेकिन इलेक्ट्रिकल हीटिंग में यूनिफ़ॉर्म होता है, हर एक जगह पर बराबर हीटिंग होती है। तो ये रहे इलेक्ट्रिकल हीटिंग के एडवांटेजेस, यानी कि फ़ायदे, और इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग किस वजह से होती है और जूल ने क्या नियम दिया था, क्या समझाया था। तो देखिए, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें आप एटम्स देख पा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं। इसी तरीके का डायग्राम हमने आपको इसके पहले भी दिखाया था। तो देखिए क्या होता है कि जो हाई रेजिस्टेंस वाले वायर होते हैं, जैसे कि टंगस्टन के, नाइक्रोम के, ये जो तार होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और एटम का कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि करंट को ये लोग रोकते हैं। इलेक्ट्रॉन को रोकने का मतलब है करंट को रोकना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है, यानी कि टक्करें होती हैं, जिसके वजह से ये जो पूरा वायर होता है ये हीट होने लगता है, यानी कि वो जो करंट होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होने लगती है। और इसी वजह से ये जो पूरा तार है ये एकदम हीट लाल पड़ जाता है, गरम गरम दिखने लगता है, और उसी हीट का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने काम में। तो हाई रेजिस्टेंस के तार में करंट देने पर हीट जो होती है इसी कारण की वजह से होती है। तो देखिए, जूल ने क्या कहा था। जूल ने कहा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
जूल ने बताया कि नाइक्रोम जैसे हाई रेजिस्टेंस के वायर को जब हम लेते हैं और उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच कोलिजन होता है, जिसके वजह से वायर हीट होने लगता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कई चीज़ें और बताई, जैसे कि जो हीट उत्पन्न होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे हीट बढ़ती है। और यह जो हीट होती है ये वायर के रजिस्टेंस के भी समानुपाती होती है, यानी कि अगर ज़्यादा रजिस्टेंस का वायर होगा तो ज़्यादा हीट होगा। और यह समय के भी समानुपाती होती है, यानी कि जितना देर तक रहेगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी। इन्हीं तीनों बातों को मिलाकर के हीट का फॉर्मूला बनता है Q इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसका मात्रक होता है जूल। लेकिन जब हमें हीट की वैल्यू कैलोरी में चाहिए होती है तो हम इसको J से डिवाइड करते हैं, तो Q का फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर टी अपॉन में J। और यहाँ पर जो J की वैल्यू होती है इसका वैल्यू जो है जूल ने निकाल करके दिया था, और उसकी वैल्यू बताई थी 4.18, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 4.2 भी कहते हैं। इसके बाद जो हमने आपको इलेक्ट्रिकल हीटिंग का कॉज यानी कि कारण समझाया, उसको यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट करके आप इसको अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। जो हमने समझाया सेम सारी चीज़ें वही यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग के एप्लीकेशन क्या हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसा कि हम आपको शुरू में भी इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि कपड़ा प्रेस करने में। जो आप प्रेस इस्तेमाल करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, एक तरीके का इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, क्योंकि इसमें कॉइल होती है जो कि गर्म होती है, जिसके वजह से जो इसमें लोहा लगा होता है, अभ्रक होता है वैसे तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से आपका जो कपड़े हैं आप प्रेस कर पाते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक हीटर, जिसका उपयोग हम लोग ठंडी में अपने कमरों को गर्म करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक केतल होती है जिससे हम लोग पानी उबालने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन होती है जिसमें हम लोग खाना पका सकते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है जिससे हम लोग ब्रेड को सेकते हैं, यानी कि उसको थोड़ा टोस्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसा कि उसमें जो फिलामेंट होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो उसके साथ साथ वो हीट भी देता है और हमको रोशनी भी देता है। और जो आपके CFL होती हैं या फिर जो LED बल्ब होते हैं, सेम इसमें भी यही प्रोसेस होता है। इसके बाद एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। जैसा कि आप एक डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सर्किट बना हुआ है, और सर्किट में जैसे ही करंट ज़्यादा होती है तो जो फ्यूज होता है, फ्यूज का तार बहुत पतला बनाया जाता है, और वो इस चीज़ को हमेशा मेजर करके बनाया जाता है कि इसमें कितनी धारा बहेगी। यानी कि अगर इससे ज़्यादा धारा होती है तो ये फ्यूज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये इतना हीट हो जाएगा कि पिघल जाएगा। तो सेम ये इसी प्रोसेस पे, इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अगर उसमें ज़्यादा करंट आती है तो उसमें हीट ज़्यादा होती है और वो फ्यूज हो जाता है, एक तरीके से पिघल जाता है। आपने इसके कई अलग अलग प्रकार देखे होंगे, जैसे कि एक इस तरीके से बना हुआ होता है, और इस तरीके की चीनी मिट्टी का भी आपने फ्यूज देखा होगा। यहाँ पर ये दो पोल होते हैं जिसमें एक पतला वायर बांधा जाता है, और जैसे ही करंट ज़्यादा होती है ये वायर जो है पिघल जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। और ठंडी में ठंडे पानी से नहाने से बचने के लिए भी हम लोग इसका गीज़र में इस्तेमाल करते हैं और पानी को गर्म करके नहाते हैं। इसके बाद समझते हैं पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन के बारे में। तो इसके लिए आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, पहला जो आपको डायग्राम दिख रहा है यह सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर उसी तरीके से पैरेलल को समझेंगे। तो देखिए, सीरीज कनेक्शन में जब एक बल्ब जोड़ा जाता है और उसके साथ दूसरा बल्ब जोड़ा जाता है, तो जो पहले बल्ब जोड़ा गया था उसी के वायर में दूसरा बल्ब होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो दोनों बल्ब साथ में जलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो करंट होती है वो सेम होती है, करंट में तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी कि पहले बल्ब को जितनी करंट मिल रही है उतनी ही दूसरे को भी मिलती है, लेकिन वोल्टेज में यहाँ पर डिफरेंस आता है। यानी कि जैसे पहले वाले बल्ब को थोड़ा वोल्टेज मिल रहा था, तो जो अगला वाला बल्ब है उसको और कम वोल्टेज मिलेगा, तो वोल्टेज का डिफरेंस आता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर कम करते हैं। और इसका एक नुकसान ये भी होता है कि अगर हम एक स्विच बंद करते हैं तो दोनों बल्ब हमारे बंद हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग छोटे छोटे बल्ब, जैसे कि जो घर में लाइट लगती है, जो सजावट की लाइट लगती है जिसको हम लोग झालर भी कहते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और इसके इस्तेमाल में एक चीज़ यह फ़ायदा होता है
कि इसमें जो तार होता है वो कम लगता है, क्योंकि एक तार लगा छोटा सा, फिर उसके बाद कई छोटे छोटे तार लगे होते हैं और पूरा सर्किट बना होता है। इसके बाद बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर दूसरे डायग्राम में आप पैरेलल कनेक्शन को देख सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें हम अलग अलग जो हमारे सिस्टम होते हैं, अलग अलग, जैसे बल्ब लगा हुआ है तो उसको अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एक यहाँ पर बटन लगा दें और एक बटन यहाँ पर लगा दें, तो जब हम इस बटन को बंद करेंगे तो केवल एक यह बल्ब बंद होगा, बाकी का दूसरा बल्ब हमारा चलता रहेगा। और कभी कभी जैसे कि ये भी होता है कि एक बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, ठीक है, एक बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरा बल्ब हमारा जलता रहेगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप सीरीज कनेक्शन में देखेंगे, तो अगर इसमें एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी के भी जो आगे के बल्ब होते हैं वो नहीं जलते हैं, यानी कि पूरा सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, वो पूरा बल्ब नहीं जलता है, कोई भी नहीं जलता है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है, अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो दूसरा यहाँ पर जलता रहता है, ये इसका फ़ायदा होता है। इसका एक और फ़ायदा यह भी होता है कि इसमें जो वोल्टेज होता है, जैसे कि पहले बल्ब में और दूसरे बल्ब दोनों में वोल्टेज सेम मिल रहा होता है। करंट तो थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन वोल्टेज सेम मिल रहा होता है। तो दोनों बल्ब, जितना एक बल्ब जल रहा होता है तेज़ी से, उतना दूसरा बल्ब भी तेज़ी से जल रहा होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे सीरीज में तो ये चीज़ नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादातर घर के कनेक्शन में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होता है, और पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा घरों में ही होता है। इसके बाद आप स्क्रीन पर पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब इसी को लेकर के आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि आप एक बल्ब, फ़ैन और लोड का कनेक्शन कीजिए और उसमें सारी चीज़ों को दिखाइए, बताइए कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम किसको पैरेलल में करेंगे, किसको सीरीज में करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको एक डायग्राम बनाना होता है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको फ़ैन का कैसा कनेक्शन करते हैं, लाइट का कैसा कनेक्शन करते हैं, या फिर कोई लोड हो तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में लिखना है। और साथ ही साथ आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें एक फ़ैन हो, एक लाइट हो और एक कोई लोड हो। तो उसको भी आपको बना करके दिखाना है कि कनेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यही चीज़ हम आपको समझाते हैं इसके डायग्राम के साथ। तो देखिए, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसको हमने बनाया है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फोकस कीजिए न्यूट्रल और फेज के वायर पर। यहाँ पर फेज का वायर रेड कलर का है और जो न्यूट्रल का वायर है वो ब्लैक कलर का है। तो देखिए, जो हमारा फेज का वायर होता है, जिसको हम लोग लाइन भी कहते हैं, तो उसी में हमारा फ्यूज लगा जाता है। फ्यूज हमेशा आप जब भी सर्किट बनाएंगे तो कहाँ पर लगाएंगे, लाइन जो होती है, जो फेज वायर होता है उसमें लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फेज वायर गया और फेज वायर में ही जो हमारी बटन होती है, जो हमारा की होता है, वो लगता है। तो देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के कंपोनेंट लगे हैं। एक आपका फ्रीज लगा हुआ है जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, और एक फ़ैन लगा है और एक लैंप यानी कि बल्ब लगाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा फ़ैन लगाया गया है, यहाँ पर लाइन से यानी कि फेज से जब करंट सबसे पहले एक बटन में जाती है, यहाँ पर S1 जो लिखा हुआ है ये बटन है, तो S1 में जाती है, यानी कि बटन ऑन करेंगे तो करंट आगे बढ़ेगी और रेगुलेटर में जाएगी, जहाँ से हम पंखे को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका जो कनेक्शन होता है इस तरीके से होता है। यहीं पर अगर आप बल्ब का कनेक्शन देखेंगे तो बल्ब में देख रहे हैं कि सीधे फेज का वायर जो गया है, एक बटन लगाया गया है, और बटन आप हमेशा कहाँ पर लगाएंगे, जो हमारा फेज लाइन होता है उसी में लगाएंगे, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं। तो यहाँ पर बटन लगाया गया है और जैसे इसको हम ऑन करते हैं, जो हमारा लैंप है, जो हमारा बल्ब है, वो जल जाएगा। अगर हम फ्रिज के कनेक्शन को देखें तो फेज लाइन में ही यहाँ पर एक बटन लगाई गई है, जैसे इसको सप्लाई ऑन करेंगे यहाँ पर करंट जाएगी। लेकिन जो इसके बाकी के 2 वायर हैं, ब्लैक वाला जो है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ब्लैक जो वायर है वो सभी में अगर आप देखेंगे, चाहे फ़ैन में, चाहे फ्रिज में, चाहे लैंप में, सभी का सभी तीनों एक साथ है और न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। और ये जो ग्रीन वायर होता है, यहाँ पर ये ग्राउंड के लिए होता है, यानी कि ज़मीन में गड़ा हुआ होता है, कि अगर कभी भी किसी फ़ैन के बॉडी पर या फिर फ्रिज के बॉडी पर करंट आ जाए तो वो ग्राउंड में चली जाए और किसी को झटका ना लगे। तो इसलिए सर्किट में आप इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे।
अब अगर आप इस पूरे कनेक्शन को देखेंगे तो इसमें फ्रिज, फैन और जो लैंप है ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर हम एक को बंद करते हैं तो दूसरा बंद नहीं होता है। तो इस तरीके से इस डायग्राम को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ पर ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास तो ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि आपको हमने 1 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करके दिया है। तो भेज दीजिए अपने दोस्तों को और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए।